भारत की सीमा, भारत की सीमा। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि भारत की जो टोटल सीमा है वो 22,716 किलोमीटर है। ये दो भागों में बांटी हुई है। एक है स्थलीय सीमा, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देशों से स्थल से लगती है, वो जमीन से लगती है, वो स्थलीय सीमा। और दूसरी है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है तटीय सीमा, जो तट से लगती है भारत की मुख्य भूमि से, यानी कि मुख्य भूमि की सीमा। और दूसरी है द्वीपीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपीय सीमा 1416 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल हो गया 7516। और 7516 यानी कि 7,516 किलोमीटर प्लस 15,200 मिलाते हैं तो टोटल हो जाती है 22,716 किलोमीटर भारत की जो सीमा है वो है। अब स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो स्थलीय सीमा से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर उत्तर पश्चिम से शुरू करें तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश। जबकि जलीय सीमा के हम देखें तो तटीय सीमा से जो हमारा देश लगता है वो है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। तो आज हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा अध्ययन, पिछली वीडियो वैसे बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी श्रीलंका के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ लेंगे। और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचेगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम श्रीलंका को ले लेते हैं। तो भारत और श्रीलंका की सीमा, भारत श्रीलंका सीमा। तो देखिए ये हमारा भारत का मैप है इस प्रकार कुछ, और यहाँ पर श्रीलंका है। इस प्रकार श्रीलंका है। तो यानी कि श्रीलंका और भारत का जो यहाँ पर श्रीलंका से लगने वाला राज्य है जल सीमा से, वो है तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु का यहाँ पर जो अंतिम स्थान है उसका नाम है धनुषकोडी। ठीक है। जबकि जो श्रीलंका है उससे लगने वाला जो यहाँ पर अंतिम जो स्थान है उसका नाम है तलाई मनार। तलाई मनार। इस धनुषकोडी और तलाई मनार के बीच में 32 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है, 32 किलोमीटर दूरी है। और इन तमिलनाडु और धनुषकोडी को मिलाने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है एडम ब्रिज। एडम ब्रिज है जो तमिलनाडु का धनुषकोडी और श्रीलंका का तलाई मनार को आपस में मिलाता है, यानी कि 32 किलोमीटर की दूरी है। जो श्री राम सेतु है वो राम सेतु भी यहीं पर है। भगवान राम यहीं से गए थे श्रीलंका में। और बाकी यहाँ पर रामेश्वरम तीर्थ स्थल है, वो भी यहाँ पर धनुषकोडी के आसपास यहीं पर है तमिलनाडु में। तो ये तो हो गई हमारी भारत और श्रीलंका की सीमा। अब हमारी स्थलीय सीमा से शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें इसमें कि जो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, यानी कि जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो इसके बीच में जो जल संधि है, यानी कि दो द्वीपों को आपस में, यानी कि दो स्थलीय भाग को आपस में मिलाने वाले
जो जगह होती है उसे जल संधि कहते हैं। और तो यहाँ पर जो जल संधि है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, या इसे पाक स्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं, पाक स्ट्रेट, जो मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये इतना बात और ध्यान रख लेना। अब हम सब करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा। तो भारत पाकिस्तान सीमा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कुल जो इसकी लंबाई है वो 3310 किलोमीटर, कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची हुई है। जैसे ये इस प्रकार है, यहां से लगाकर, यानी कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी है हमारी हिमालय की, काराकोरम श्रेणी से लगाकर या कच्छ जो गुजरात का एक जिला है, कच्छ जिले तक भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ये रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा मानवकृत है, सर रेड क्लिफ ने खींची थी ये, सर सर्कल रेड क्लिफ उनका नाम, पूरा नाम है। सर रेड क्लिफ ने ये रेखा खींची थी, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस टाइम ये मानवकृत रेखा है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, मानव के द्वारा खींची हुई रेखा है। और इसी कारण जो हमारे पाकिस्तान के साथ विवाद है वो मानवकृत रेखा होने के कारण ही है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी से कच्छ के तक है, गुजरात तक। सबसे ज़्यादा जो जिला, जो राज्य है, राज्य न कह अब हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम लगती है गुजरात की, और राजस्थान की लगती है 1047 किलोमीटर। राजस्थान की 1047 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके जो इसमें पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो राज्य है, जिसमें से एक तो केंद्र शासित प्रदेश है जो है जम्मू एंड कश्मीर, और 3 राज्य है जिसमें एक है पंजाब, फिर है राजस्थान, और उसके बाद है गुजरात। ये 3 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इस सीमा को लेकर बहुत सारे विवाद है, समय समय पर इस सीमा को लेकर कई सारे विवाद उत्पन्न हुए, क्योंकि ये मानवकृत रेखा है। तो जो रेड क्लिफ था, इसने वहां पर चलकर तो लाइन खींची नहीं थी, मैप के ऊपर खींची थी। तो मैप के ऊपर खींची तो कई भाग ऐसे थे जो धार्मिक स्थल कह सकते हैं हम, या कोई ट्यूबवेल या कह सकते हैं कोई तालाब था, उनका भी ऐसे विभाजन हो गया था, इसलिए ये विवादित है। देख लेते हैं हम कौन कौन से भारत और पाकिस्तान के बीच में मुख्य विवाद है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो सब उन भारत पाकिस्तानी विवादों से ही आते हैं, क्योंकि वो करंट का मुद्दा रहते हैं हमेशा ही। तो भारत पाकिस्तान सीमा में जो मुख्य विवाद है उनके बारे में देखते हैं हम। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद, सबसे पहला विवाद है कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद, या इसे पीओके कहते हैं, पीओके विवाद, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर विवाद। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद। फिर है सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी विवाद। उसके बाद है कच्छ का रण विवाद, और फिर है सर क्रिक विवाद। सर क्रिक विवाद, ये मुख्य विवादित बिंदु हैं भारत। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे आतंकवादी गतिविधियां हैं जिसके कारण पाकिस्तान का
मुख्य काम ही आतंकवाद फैलाना है, तो उसको लेकर भी भारत परेशान है, तो वो भी विवादित बिंदु है। उसके अलावा भी छोटे छोटे और है, लेकिन जो सीमा से जुड़े हुए विवाद है वो मुख्य रूप से 5 विवाद हमें देखने हैं। कश्मीर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सिंधु नदी विवाद, कच्छ का रण विवाद और सर क्रीक विवाद, ये मुख्य, यानी कि कश्मीर विवाद, ये तीनों तो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, और ये दोनों है गुजरात से रिलेटेड। और राजस्थान और पंजाब की सीमा पर कोई ऐसा खास विवाद तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमेशा सीमाएं हैं तो ऐसे होती रहती है विवादित बिंदु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कश्मीर विवाद को। कश्मीर विवाद क्या है? तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जो माउंटबेटन योजना के तहत जब आज़ाद हुआ था 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसके तहत, तो पाकिस्तान ने ये मांग रखी थी, जो जिन्ना था उसने मांग रखी थी कि पाकिस्तान नाम का अलग देश बनाया जाए। तो माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को अलग किया गया, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उनको बांटी गई थी। जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। तो हुआ यूँ था कि जो जम्मू कश्मीर जब देश आज़ाद हुआ था, तो जितने भी देशी रियासतें थी उन रियासतों को 3 प्रकार की बात कही गई थी कि अगर आप चाहे तो भारत के साथ शामिल हो सकती हैं, और अगर आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हो, और अगर आप चाहो तो स्वतंत्र खुद अपने आप देश बनाकर स्वतंत्र रह सकते हो। तो बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत के साथ शामिल हो गई थी, कई थी वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो गई थी, और कईयों को ज़बरदस्ती शामिल करवा लिया सरदार पटेल ने। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत था, जम्मू कश्मीर रियासत के उसमें राजा थे वो थे हरि सिंह। हरि सिंह चाहते थे कि मैं न तो भारत के साथ शामिल होना चाहता हूँ और न ही मैं पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता हूँ, मैं अपनी अलग स्वतंत्र रियासत रखना चाहता हूँ। तो भारत ने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप रखना चाहो तो रखो। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनसंख्या है उसमें 70% जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या थी। तो पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिले, लेकिन वहाँ का शासक हिंदू शासक था, इसलिए पाकिस्तान को विश्वास नहीं था कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ मिलेगा। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने जो सेना के लोग थे उनमें से कुछ लोगों को कबीलाई लोग बनाकर, जैसे कि वो सेना के नहीं है, कोई अलग कबीलों के लोग हैं, ऐसे बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करवा दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करवा दिया। जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसे तो वो धीरे धीरे करते करते श्रीनगर तक, कश्मीर तक पहुंच गए थे। श्रीनगर तक जब श्रीनगर तक पहुंचे तो उस टाइम राजा हरि सिंह थे वो, जो उन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप हमारे को सेना की आपकी मदद दीजिए, ताकि हम पाकिस्तान से जो ये आए हैं कबीलाई लोग, इनको वापस खदेड़ सकें। लेकिन उस समय भारत ने मना कर दिया। भारत ने मना इसलिए किया कि आप तो हमारे साथ हो ही नहीं, हमारे विलय पत्र पर साइन ही नहीं किए, इसलिए आप हमारे साथ हम आपको सैन्य मदद नहीं देंगे। तो हरि सिंह ने फिर मजबूर होकर 26 अक्टूबर, ये तारीख याद रखना, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए। यानी कि हरि सिंह ने जो विलय पत्र था भारत के साथ मिलने का, उसके ऊपर साइन कर दिए। तो साइन करे तो उस टाइम तत्काल भारत की सेना गई श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान के जो कबीलाई लोग थे उनको वापस खदेड़ना शुरू किया। जब वापस खदेड़ना शुरू किया और वो आगे बढ़ते चले गए, जब जो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का यहाँ पर जो है ये गिलगिट है, यहाँ पर गिलगिट बलूचिस्तान बाल्टिस्तान, ये गिलगिट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कारगिल है, यहाँ तक वो पहुँच गए थे उसका पीछा करते करते, और सेना को जो पाकिस्तान की सेना थी उसको वापस धकेलते गए। लेकिन उसी समय क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो यूएन में चले गए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए इस मामले को लेकर कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आप हमारी मध्यस्थता करो और ये पाकिस्तान को आक्रमण करने के लिए रोको। तो यूएन तो इस मामले को पूरा समझ नहीं रहा था, उसने इसकी जो मामला था इसकी गलत व्याख्या की, और गलत व्याख्या करते हुए कहा कि आपको युद्ध विराम कर दो, अभी भी जहाँ पर है वहीं पर रुक जाओ। तो क्या हुआ, ये जो यहाँ से जो ये लाइन गुजर रही है, गिलगिट जो ऊपर रह जाता है और नीचे रह जाता है कारगिल, यहाँ तक, यहाँ पर तो थे वो पाकिस्तान के लोग, और भारत की सेना यहाँ तक गई थी,
खदेड़ते खदेड़ते उनको वापस, तो यहीं पर युद्ध विराम कर दिया। और यूएन ने ये कहा था कि पाकिस्तान की सेनाएं वो यहाँ से वापस अपनी सेना हटाए और फिर इस जम्मू कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह कराए। और जनमत संग्रह में जो लोग चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उसके अनुसार फैसला होगा। तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने सेना वहाँ से आज तक हटाई नहीं है और इसलिए भारत राजी नहीं हुआ जनमत संग्रह कराने के लिए। अब वर्तमान में भी यहाँ तक ये जो भाग है यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसे कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो लाइन है ये इस प्रकार है, ये जो लाइन है इसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। इससे उधर पाकिस्तान का कब्जा है अवैध और इससे इधर जो हमारा कश्मीर है वो है। ठीक है, पाकिस्तान इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर और इसको कहते हैं गुलाम कश्मीर, जबकि हमारे लिए ये पीओके है, ये हमारा ये हिस्सा और ये है कश्मीर जो वर्तमान में है। ये था कश्मीर विवाद। तो ये विवाद आज भी चला आ रहा है, ना तो पाकिस्तान वहाँ से अपनी सेना वापस हटा रहा है और जब सेना वापस हटाएगा तो जनमत संग्रह होगा, लेकिन वो सेना वापस नहीं हटा रहा है, इसलिए ये विवादित बिंदु है। तो ये हो गया हमारा कश्मीर विवाद। उसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ये क्या है देखिए, सियाचिन कहाँ पड़ता है, तो जैसे ये जम्मू कश्मीर है, तो यहां तक देखिए, यहां से लगाकर ये तो है हमारा पीओके, ऊपर वाला पीओके, और यहां इस प्रकार पड़ता है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फीला भाग, ये एक बंजर भाग है। यहाँ पर न तो कोई मानव के रहने के लायक है, हमेशा ही -55 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, माइनस में तापमान रहता है। जब आपको पता ही ये कॉन्सेप्ट अगर आपके सही है, क्लियर है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे तापमान में कमी होती है। तो यहाँ पर ये ऊंचाई है 17,000 फुट की ऊंचाई पर है ये सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पर -55 डिग्री सेल्सियस तापमान हमेशा ही रहता है। अब क्या हुआ देखिए, 1972 में पता है आपको शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता हुआ था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि उस समय भारत की तरफ से ये समझौता किसने किया था और पाकिस्तान की तरफ से ये समझौता किसने किया था, आप कमेंट करके बताइए। तो 1972 में शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था कि जो सियाचिन है ये एक तरह का बंजर भूमि है, तो इसको हम कोई किसी का हाथ नहीं लगेगा, ये अपने आप अलग साइड में पड़ा रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि जब ये सीमा थी, इस सीमा को यहाँ तक रोक दिया था, आगे सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का बंटवारा किया ही नहीं था, क्योंकि ये बंजर भूमि तो इसको छोड़ दिया था। सियाचिन के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। जैसे सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। और काराकोरम श्रेणी है जो हमारे ये पर्वत श्रेणी, जब मैं हिमालय पर्वत पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ेंगे हम, काराकोरम श्रेणी है, उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट है। यहाँ से नुब्रा नदी है जो वो यहाँ से निकलती है, आगे हम सिंधु नदी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा मैं बता दूंगा। तो सियाचिन ग्लेशियर, तो 1972 में शिमला समझौते में एक करार हुआ कि जो सियाचिन ग्लेशियर है एक बंजर बेजान भूमि है, या मानव के रहने के लायक नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ, न तो पाकिस्तान कुछ करेगा ना हम करेंगे कुछ। अब क्या हुआ 1984 में, तो ठीक है इस बात को मान लिया गया। अब 1984 में क्या हुआ, भारत की खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली कि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान किसी यूरोपीय कंपनी से गर्म पैरासूट जो सूट होते हैं वो सिलवा रहा है। भारत को जब ये जानकारी मिली तो भारत ने पाकिस्तान से पहले गर्म सूट सिलवाए और ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ऑपरेशन मेघदूत के तहत
पाकिस्तान से पहले भारत ने इस सियाचिन पर कब्जा कर लिया और यहां तक पहुंच गए, और पाकिस्तान को कब्जा कर लिया और पाकिस्तान यहां से अपनी गोलीबारी स्टार्ट कर दी और भारत की और इनके बीच में गोलीबारी स्टार्ट हो गई। और वो 1984 के बाद 1987 में क्या हुआ, भारत के पास में गोला बारूद की कमी आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा भाग, नीचे का जो भाग है ये यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और ये भाग आज भी पाकिस्तान के पास है। लेकिन जो सेफ जगह है, सुरक्षित जगह, वहाँ पर अभी भी भारत है। 2003 में एक समझौता हुआ, उसके तहत यहाँ पर अभी फायरिंग और गोलीबारी बंद है, लेकिन ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है विश्व का। तो ये था सियाचिन विवाद जो इस प्रकार है। अब आता है हमारा तीसरा सिंधु नदी विवाद। तो ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सिंधु नदी विवाद। अब सिंधु नदी विवाद को देखिए आप, ये करंट का टॉपिक है और ये बहुत सारा अभी 2018 में ये थोड़ा रहा था, चर्चा में रहा था, तो इसको अच्छे से समझते हैं अपन। देखिए क्या है, आपको पता है जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको मैं थोड़ा ऊपर से और मिटा लेता हूं। ठीक है, यहां पर तिब्बत पड़ता है, तिब्बत जो चीन के अधिकार में हुए, तिब्बत में यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चुंग युंग डुंग, चुंग युंग डुंग ग्लेशियर है, ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के जो उत्तर है, उत्तर में एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। और इसके जो दक्षिण है, दक्षिण पूर्व भाग में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और इसके जो दक्षिण पश्चिम है, इस साइड में एक और झील है जिसका नाम है राकस्ताल, राकस्ताल झील। ठीक है, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे हम, शायद ही आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा, मैं इतने अच्छे तरीके से मैप में समझाऊंगा। तो ये बोखरचू हिमनद है, इससे नदी निकलती है। देखिए मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, और राकस्ताल से आप आगे पढ़ेंगे सतलज नदी निकलती है। तो इस बोखरचू झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, वो यहाँ से जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है यहाँ से प्रवेश करती है, जिसका नाम है, जिस जगह से ये प्रवेश करती है उसका नाम है जगह का दमचौक। दमचौक स्थान से ये जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में प्रवेश करती है और ये जम्मू कश्मीर में चलती हुई फिर पीओके में चलती हुई इस प्रकार नीचे आती है और फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, फिर सिंध प्रांत में होती हुई कराची में, ये कराची के आसपास ये अरब सागर में गिर जाती है। फिर जम्मू कश्मीर के ये एक यहाँ से निकलती है नदी, एक झेलम नदी, और ये इस प्रकार आती है और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए फिर यहाँ से इस प्रकार आती है पाकिस्तान के पंजाब में, और फिर यहाँ से पाकिस्तान के पंजाब में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए भारत का पंजाब और पाकिस्तान में भी पंजाब है। फिर एक नदी निकलती है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखना ये हिमाचल प्रदेश है, और ये इस प्रकार है, ये है पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ये इस प्रकार हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर एक हिमाचल प्रदेश से और नदी निकलती है, देखिए सिंधु झेलम चिनाब, यहाँ पर चिनाब नदी निकलेगी और इस प्रकार जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, फिर इस यहाँ पर आते पाकिस्तान में जाकर ये इस चिनाब के साथ, झेलम के साथ मिल जाएगी। तो ऊपर से क्या है, ये है अपनी सिंधु, सिंधु के साथ में यहाँ से एक लद्दाख से नदी और निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी, और इस श्योक से साथ में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है, ये निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी, इसका नाम है नुब्रा। ये नुब्रा नदी इस श्योक नदी के साथ में आकर मिलती है, फिर ये जो श्योक नदी है ये वापस आकर सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु की सहायक नदी है जो ऊपर से आती है, उत्तर से। फिर देखिए सिंधु झेलम, ये है झेलम नदी, फिर ये चिनाब नदी,
सिंधु के ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब और फिर इसी हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है रावी। ये यहाँ से पंजाब में है, पंजाब में जाके आगे फिर जाके इस झेलम में वापस चली मिल जाती है पाकिस्तान की पंजाब में। ये भी देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, फिर यहाँ से निकलती है व्यास, और व्यास आके यहाँ पर पंजाब में आकर यहाँ इसको छोड़ देते हैं और इस राकस्थाल से एक नदी और निकालते हैं जो यहाँ से उत्तराखंड में प्रवेश करेगी। ये उत्तराखंड में ये दर्रा है उससे प्रवेश करेगी, मांस जो राकस्थाल से निकली है ये है अपनी सतलज नदी, और ये पंजाब में जाती हुई इस प्रकार पंजाब के होती हुई फिर पाकिस्तान के पंजाब में जाएगी और वापस इस जाके झेलम में मिल जाएगी। और ये जो व्यास नदी आ रही है ये पंजाब में इसके साथ मिल जाएगी। तो ये सिंधु नदी तंत्र है। क्या हुआ है देखिए, ऊपर कचरा हो गया है। सबसे पहले आई सिंधु नदी, फिर आई झेलम नदी, फिर आई यहाँ से हिमाचल प्रदेश निकली चिनाब, फिर आई है रावी, फिर आई है यहाँ से व्यास यहाँ तक आई है, फिर यहाँ बोखर राकस्थाल से निकली है सतलज, और ये इस व्यास नदी में मिलके फिर इस झेलम नदी में मिल जाती है। आप इसको इस प्रकार मानिए और ये इस प्रकार, ठीक है। तो ये सिंधु नदी तंत्र हुआ। अब इस पर क्या विवाद है, हुआ यूँ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में जब नदी बंटवारा हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा था, कोई भारत रोक नहीं रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 1947 में हमला किया, फिर 48 में लगातार ये अपनी सीमा का अतिक्रमण कर ही रहा था। तो क्या किया, भारत ने कहा था कि हमारा जो ये पंजाब है, पंजाब का जो ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए हम इन जो नदियों है इनका पानी यहाँ पर इस सिंचाई के लिए और पीने के लिए सब इस तरह यूज करेंगे। जब भारत ने इस पानी को पूर्वी पंजाब में भेजा तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है यहाँ पर पानी की तंगी आ गई, लोग त्राहिमाम करने लग गए। तब जाके पाकिस्तान गया वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के पास, यानी कि यूएन में वर्ल्ड बैंक में गया, और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए भारत से बातचीत की। तो भारत धीरे धीरे करते 1960 में इसके बारे में माना। भारत 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तरफ से जनरल अयूब खान, इनके बीच में एक सिंधु नदी लेकर समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया, समझौते में यह कहा गया कि देखिए, आपको ऊपर देखिए कि सबसे ऊपर नदी चलती है सिंधु, ये इसका क्रम आप जरूर याद रखिए, सिंधु, फिर आती है झेलम, फिर आती है चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। ये 6 नदियां हैं, 6 नदी से मिलकर सिंधु नदी तंत्र बनता है। अब हुआ यूं, इस जो समझौता हुआ था सिंधु जल, इसमें यह कहा गया कि ऊपर के जो ये 3 नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और मात्र 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। भारत इसमें पीने के पानी के रूप में यूज करेगा, और सेक्शन डी के तहत भारत इसमें बिजली बना सकता है। सेक्शन डी क्या है, जब हम नदी प्रवाह बनेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप समझ लीजिए सेक्शन डी का मतलब है कि ज़्यादा पानी नहीं रोकेगा, केवल 20% में बिजली बना के उस बांध को, पानी को जाने दिया जाएगा। तो सिंधु, झेलम, चिनाब का 20% भारत को और 80% पाकिस्तान को, जबकि नीचे वाले 3 नदियाँ हैं, इसका रावी, व्यास, सतलज को, इसमें से 80% भारत को और 20% पाकिस्तान को पानी दिया जाएगा। ये समझौता हुआ। अब भारत इस समझौते पर कायम था और है। इसका 80% पानी, क्या पूरा 100% ही भारत दे रहा था। इस पर कोई सेक्शन डी के तहत भारत ने आज तक बिजली उत्पादन, आज तक मतलब अभी तो की है लेकिन कभी नहीं की थी। और रावी, व्यास, सतलज का पानी है तो भी ये 20% से ज़्यादा ही 25%, 30% के आसपास ये पाकिस्तान के पास जाता है। अब क्या हुआ, इस 20% उपयोग के लिए सेक्शन डी के तहत भारत ने झेलम नदी पर एक परियोजना चलाई, तुलबुल परियोजना, बिजली उत्पादन के लिए। तो पाकिस्तान रोने लग गया कि भारत हमारा 80% पानी रोक लिया है।
ये योजना बना, परियोजना बना, इससे हुआ, लेकिन वास्तव में वो 20% पानी से भी कम था। आज से पहले तो हमने ये 20% भी जाने दिया था, लेकिन अभी ये 20% पानी है, इसको रोक के हमने तुलबुल परियोजना चलाई, जिसके कारण पाकिस्तान और भारत के बीच में ये विवादित है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा है समझौते के तहत, जबकि भारत पूरे से जो मिल रहा है उससे भी ज़्यादा दे रहा है। ये है हमारा सिंधु नदी विवाद। 2018 में जब इसके बाद हमारे जो आतंकवादी हमला हुए भारत के जो बालाकोट में, उसके बाद ये विवादित में इस पर रहा था कि भारत को इस समझौते के तहत ही पानी रोक देना चाहिए, लेकिन भारत ने अभी तक ये पानी नहीं रोका है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंधु नदी का विवाद। और अब बच गया है हमारा कच्छ का रण विवाद। अब देखिए कच्छ का रण विवाद, ये तो हो गया सिंधु नदी विवाद और कच्छ का रण विवाद। ये क्या विवाद है, तो देखिए ये यहाँ पर जो ये गुजरात का कच्छ जिला है, यहाँ पर ये कच्छ जिला है, गुजरात का कच्छ जिला, या इसे कह सकते हैं भुज या कच्छ। यहाँ पर ये कच्छ का रण यहाँ फैला हुआ है इस प्रकार। रण होता है जो कच्छ का रण या रन ऑफ कच्छ, इसके बारे में एक कहावत चल रही है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो जो कच्छ का रण है ये दलदली बाग है, रण कहते हैं दलदली बाग, दलदली बाग या इसे नमकीन, नमक की तरह नमक है यहाँ पर, बहुत सारा नमकीन भूमि है, ये नमकीन भूमि है, दलदली बाग है, बंजर इलाका है। हुआ यूँ था यहाँ पर जो लूणी नदी है वो यहीं पर आकर गिरती है, जो राजस्थान से जो प्रवाहित होती है, अजमेर की नागपाट से निकलती है, वो भी यहाँ से यहाँ इसी कच्छ के रण में आकर गिरती है। तो ये महत्व क्यों इसका, ये तो एक तो यहाँ पर नमक उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है, इसका महत्व है कि नमकीन भूमि है लेकिन नमक का उत्पादन होता है, प्लस पर्यटन यहाँ पर बहुत सारे आते हैं देखने के लिए इस क्षेत्र को। ये नमकीन दलदली भूमि है, इस प्रकार परत बिछी हुई है, तो ये देखने के लिए बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए इसका महत्व है। अब इस पर विवाद ये है, पाकिस्तान कहता है कि ये एक दलदली बाग ना होकर के एक झील है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत झील होता है अगर किसी दो देशों के बीच, उस पर दोनों देशों का बराबर अधिकार होता है, जबकि भारत के अनुसार वो कोई झील नहीं है, वो दलदली बाग है, नमकीन भूमि है, और ये पहले से ही कच्छ का हिस्सा था। जो कच्छ का महाराजा था पहले, जब हम सरक्रिक विवाद पढ़ेंगे आगे इसमें तो उस समय बता दूंगा, लेकिन अभी बता दूं, महाराव करके नाम राजा था एक, तो उसके अधिकार क्षेत्र में ये आता था, इसलिए ये भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है ये हमारा हिस्सा है। ये इतना विवाद हमेशा बना रहता है। अभी इस पर विवाद कई बार बातचीत होती है, लेकिन विवादित बिंदु ये बना हुआ है, छोटा सा विवाद है, ज़्यादा नहीं है कच्छ का रण का विवाद। अब हम देखते हैं सरक्रिक विवाद को। तो सरक्रिक क्या है, देखिए ये तो यहाँ पर कच्छ का रण हो गया, और जो गुजरात का जो ये इलाका है, लास्ट वाला ये पॉइंट, यहाँ पर ये सरक्रिक है। ये है क्या, पहले तो ये बताइए। तो सरक्रिक एक नाला है, या इसे सरक्रिक खाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ जो आप मैप देखिए गुजरात का, उसमें देखिए आप इस प्रकार कुछ देखोगे, तो ये खाड़ी क्या होती है, जो तीनों ओर से स्थल भाग से घिरी हुई हो, तो ये कुछ प्रकार सरक्रिक खाड़ी भी कहते हैं, या सरक्रिक नाला एक प्रकार का, ये भी एक दलदली बाग या कह सकते हैं नमकीन भूमि है। इस पर विवाद ये है, यहाँ से जो इस गुजरात के जो इस साइड का जो पाकिस्तान का भाग है वो है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, और गुजरात का तो ये कच्छ है ही जो गुजरात में है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले जो गुजरात था ये बॉम्बे प्रेसिडेंटशिप में आता था। बॉम्बे या मुंबई वर्तमान में, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र गुजरात ये भाग आता था। और ये जो क्षेत्र था कच्छ, ये कच्छ का जो महाराजा मैंने बताया था, महाराजा महाराव नाम था इसका, राजा महाराव, ये अपने आप को राजा महाराव कहता था। इस राजा महाराव का अधिकार था, और इस सरक्रिक को पहले सिरी कहते थे, सिरी, और सिरी को बाद में सिरीक्री कहते थे। फिर इसी का नाम बदल के ये सरक्रिक जो फेमस हुआ वो है सरक्रिक। यहाँ पर विवाद क्या है ये देखिए। तो देखिए इस क्षेत्र में ये पानी है, जो ये क्षेत्र है सिंध प्रांत के जो सरक्रिक के नीचे वाला यहाँ पर पानी है, तो यहाँ पर क्या ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है,
पानी जब समुद्र के अंदर से ऊपर उठता है उसे कहते हैं ज्वार, और जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा आएगा तो क्या होगा, पानी है वो स्थल भाग की ओर जाएगा। जैसे ये गुजरात है ना, तो यहाँ से ज्वार भाटा आएगा तो पानी यहाँ अंदर फैलेगा, इस साइड फैलेगा। तो क्या होगा कि सीमा का जो पता है वो चलता नहीं है, सीमा का सही तरह से निर्धारण होता नहीं है। ज्वार भाटा आएगा तो पानी फैलेगा तो कहाँ पर सीमा ये पता नहीं चलेगा। तो मछुआरे हैं जहाँ पर मछली पकड़ने वाले, वहाँ पर वो क्या करते हैं, कभी कभी भटकते हुए सीमा का पता नहीं होने के कारण पाकिस्तान में चले जाते हैं। यहाँ जो पाकिस्तान वाले होते हैं वो भारत में चले आते हैं, जिसके कारण जो पाकिस्तान की जल सेना है वो भारतीय मछुआरों को पकड़ लेती है, या जो पाकिस्तान के मछुआरे होते हैं उनको भारतीय जल सेना पकड़ लेती है। इसके कारण ये विवादित में बंद रहा है। वास्तव में ये भाग कच्छ का ही है, लेकिन पाकिस्तान अपने अधिकार जताता है कि ये क्षेत्र हमारा है। वहाँ पर क्या हुआ है, कुछ वहाँ पर पहले एक बार समझौता भी हुआ था, लगभग 1968 था या कुछ इस प्रकार है। इसमें जो ये क्षेत्र है इसको बांटा था, एक ग्रीन लाइन खींची थी पाकिस्तान की ओर से, कि जैसे ये ग्रीन लाइन है तो इस ग्रीन लाइन के इधर वाला पाकिस्तान का क्षेत्र, और भारत ने खींची थी अपनी रेड लाइन। अब देखो ज्वार भाटे का स्थल भाग में जब पानी आ जाता है तो पता नहीं चलता है रेड लाइन कहाँ है, ग्रीन लाइन कहाँ है, इसलिए जो मछुआरे यहाँ इधर चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं, और इसी कारण वो पकड़ लेते हैं और हमेशा विवादित बना रहता है। बस यही है सर क्रीक विवाद। तो देखिए पीओके विवाद, फिर हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर विवाद, फिर सिंधु नदी विवाद, उसके बाद कच्छ का रण विवाद और सर क्रीक विवाद। ये मुख्य भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे विवादित बिंदु है। मैंने स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, कुछ पॉइंट आप अगर हो तो कभी बता दूंगा मैं। अब देखिए ये तो हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा पूरी होगी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भारत और अफगानिस्तान की सीमा। भारत अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा 80 किलोमीटर के लगभग लगती है। कहीं पर आपको 100 किलोमीटर मिलेगी, कहीं पर आपको 104 किलोमीटर मिलेगी, कहीं पर 84 किलोमीटर भी मिलेगी। लेकिन जो NCERT में है वहाँ पर ये 80 किलोमीटर दिया हुआ है, और डॉक्टर डी आर खुल्लर साहब की जो बुक है उनके अनुसार ये 80 किलोमीटर भारत की सीमा बताई हुई है भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये कहाँ पर लगती है, यहाँ तक देखिए, ये काराकोरम श्रेणी से मैंने बताया था कि यहाँ गुजरात के कच्छ तक तो पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इस काराकोरम श्रेणी से यहाँ तक चाइना की सीमा लगती है, ये गिलगिट में ही है, पीओके में। वर्तमान में ये कोई अफगानिस्तान की सीमा भारत के वर्तमान हिस्से के देखा तो कोई नहीं छूती, ये पीओके को छूती। ये तो पीओके आपने को पता है, यहाँ तक ये पाकिस्तान का अधिकार है, ये पीओके है। तो इस पीओके को अफगानिस्तान की 84 या 80 किलोमीटर सीमा है, जिसे कहते हैं डूरंड रेखा। ये सर हेनरी डूरंड ने खींची थी 1898 आसपास लगभग। तो डूरंड रेखा कहते हैं इसे। ये डूरंड रेखा वैसे क्या है कि जैसे पहले तो भारत और पाकिस्तान एक होते थे, ये इस प्रकार देखिए पाकिस्तान है यहाँ पर, तो ये अफगानिस्तान है इधर, ये इधर अफगानिस्तान है। तो ये जो पूरी सीमा, इसको पूरी को डूरंड रेखा कहते हैं, ये पूरी सीमा को डूरंड रेखा कहते हैं। और फिर जो भारत की लगती है इसको भी हम डूरंड रेखा ही कहते हैं। ये डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। बस इतनी बात, भारत और अफगानिस्तान में कोई विवादित बिंदु तो है नहीं, इतनी बात यहाँ पर अगर आप पॉइंट याद रखो तो भारत की सबसे छोटी सीमा, भारत की सबसे छोटी सीमा इसी अफगानिस्तान लगती है, सबसे बड़ी बांग्लादेश से लगती है। आगे बताएंगे जब बांग्लादेश पढ़ाऊंगा तो। वो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान के बीच में विवादित बिंदु। मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू।